हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आर्टिकल कंसीडर किया था। आज जो है हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो स्टोक्स जो फॉर्मूला है वो स्टोक्स फॉर्मूला हम यहाँ पे डायमेंशनली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या वो फॉर्मूला हम डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं? आज वो हम डायमेंशनली प्रूव करेंगे। और हमें पता है जो विस्कस जो फोर्स है उसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं, which is independent upon the nature of the liquid। यानी नेचर ऑफ द लिक्विड का जो रिलेशन होता है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, जिस मीडियम से विस्कस मीडियम से हम स्फीयर फॉल करते हैं, क्या वो विस्कस मीडियम की डेंसिटी का वो विस्कस फोर्स पे क्या कोई इफेक्ट होता है? इज इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और विस्कस मीडियम और इंडिपेंडेंट? वो हमें आज क्या करना है, शो करना है। तो हमारा जो आर्टिकल जो होगा दैट इज द स्टोक्स फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। स्टोक्स फॉर्मूला, स्टोक्स फॉर्मूला बाय यूजिंग dimensional, by using dimensional analysis। Stokes formula by using dimensional analysis। ओके, तो हमें पता है जो स्टोक्स जो फॉर्मूला है वो स्टोक्स फॉर्मूला इट इज रिलेटेड टू विस्कस फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। जो मीडियम से स्फीयर जो फॉल हो रहा है उसकी वेलोसिटी पे है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो वो जो विस्कस जो फोर्स है उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। दिस विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू, दिस विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी यानी ये v, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ये ईटा, उसके बाद रेडियस ऑफ द ट्यूब r और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्या डेंसिटी ऑफ प्रोपोर्शनल है? हमें देखना है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डिपेंडेंट फैक्टर है और इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये हमें देखना है। ओके, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंडेंट है और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंडेंट है। क्या इंडिपेंडेंट है? इसका हमें देखना है। इसका पावर कितना आता है, यानी √n है, r स्क्वायर है, डेंसिटी इसका स्क्वायर है। तो क्या रिलेशन है ईटा का? ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, v इज द वेलोसिटी। ये तो पता है हमें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? अगर डायमेंशनल कोएफिशिएंट, हम विस्कोसिटी का डायमेंशनल कोएफिशिएंट ये लेते हैं, उसके बाद b लेते हैं और उसके बाद c लेते हैं। ये तो पता है हमें कि वेलोसिटी पे क्या है, प्रोपोर्शनल है तो डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद रेडियस ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये किससे पता चलेगा? ये b c की डायमेंशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू फॉर्म करके। ओके, तो ये b c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, by using the dimensional analysis। ओके, अब डायमेंशनल एनालिसिस का हमारा 11th में हुआ है एप्लीकेशन। डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। वही हमें क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज एफ अपॉन ए dv dx। ओके, तो ईटा की जो डायमेंशन जो रहेगी, फोर्स की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो हमें क्या मिलेगा? m टू द पावर 1
L टू द पावर -1 T टू द पावर -1। अगर ये फॉर्मूले से अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा यानी क्या है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, R यानी रेडियस ऑफ द ट्यूब पता है, रो यानी डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, R जो है ये हो गया ईटा की। अब R यानी रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है, स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और इसकी जो डायमेंशन रहेगी दैट इज L टू द पावर 1। ओके, रो यानी दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी L टू द पावर M टू द पावर 1 L टू द पावर -3। मास पर यूनिट वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम यानी m का जो पावर आएगा 1 आएगा, और मीटर क्यूब यानी L का जो पावर आएगा वो -3 आएगा। तो ये हो गए हमारे इसके डायमेंशन। और फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, फोर्स कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स, F कहते हैं इसको, विस्कस फोर्स F। उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 और T टू द पावर -2। ये होगी फोर्स की डायमेंशन। अब हमें ये B और C के डायमेंशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना है। इसमें का कौन सा भी अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 अगर आती है तो वो फैक्टर पे हम क्या कहेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, दैट इज द विस्कस फोर्स, जिसको हम अपोजिंग फोर्स कहते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दैट फैक्टर। अब ए बी सी पे हमें पता है थ्योरेटिकल ऐसा कंक्लूजन है कि जो विस्कस फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, यानी डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी सी की वैल्यू क्या आने को होना, हमारे 0 आने को होना। तो हम वो प्रूव करने वाले हैं कि जो विस्कस फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, तो इसमें हमें अब क्या करना है, यहां पे V that is equal to some proportionality constant K V। ओके, अब V जो ये हो गया V, उसके बाद ईटा की डायमेंशन हमें सब्स्टिट्यूट करना है, m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -1 टू द पावर ये। ओके, डायमेंशनल कोएफिशिएंट। उसके बाद रेडियस है, रेडियस की जो डायमेंशन रहेगी L टू द पावर 1 B, और डेंसिटी की जो डायमेंशन है L टू द पावर 1 L टू द पावर m टू द पावर 1 और L टू द पावर -3 टू द पावर C। ओके, अब यहां की जो डायमेंशन जो रहेगी ये डायमेंशन m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। ओके, तो ये तो हो गया KB। ओके, ये यहाँ पे KB यहाँ आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो बराबर ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, KV। अब हम K नहीं लिखते, हम डायरेक्ट फाइनल इसमें K लिखेंगे। अब V की जो डायमेंशन जो रहती है थोड़ा अलग ऐसी मेथड से हम आपको समझा रहे हैं, L1 T टू द पावर -1 T टू द पावर -1 यहाँ पे सेम रहेगा, m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -1 टू द पावर ये। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा ये, उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस ये, और यहाँ पे भी आएगा माइनस ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा L टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा L टू द पावर B, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें m टू द पावर C और L टू द पावर -3C, m टू द पावर C और L टू द पावर -3C। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ये इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी हमें डायमेंशनल जो कोएफिशिएंट है उसकी
एडिशन सब्ट्रैक्शन जो लॉज ऑफ इंडाइसिस के रूल यूज करके हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, और बाद में वो उसका जो पावर है राइट हैंड साइड का टर्म का पावर लेफ्ट हैंड साइड के टर्म से क्या करना, डायमेंशनल से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे पहले हम यम के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो यम के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यम टू दी पावर ये होगा ये, उसके बाद ये सी है, यानी यम का जो इक्वेशन होगा इधर फोर्स का आएगा, ये होगा यम टू दी पावर 1, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -2। तो यम के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यम के लिए इक्वेशन यम टू दी पावर ये प्लस सी, यम टू दी पावर ये प्लस सी। उसके बाद यल के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यल के लिए इक्वेशन ये 1 है, ये माइनस ये है, ये प्लस बी है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो यल के लिए इक्वेशन क्या होगा, 1 माइनस ये प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, ये होगा यल के लिए इक्वेशन। और टी जो है टी के लिए क्या इक्वेशन बनता है, टी के लिए ये -1 ये हो गया है, उसके बाद ये माइनस ये हो गया है, इधर टी नहीं है, यानी -1 माइनस ये। ओके, अब ये जो है ये a प्लस सी, 1 माइनस ए प्लस बी, -1 माइनस ये, इससे हमें क्या करना है, ये और सी बी की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यम का कंपैरिजन यहां से, यानी यहां हमें मिलेगा a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1, उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा, 1 माइनस ये प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 मिलेगा। उसके बाद टी का जो है और इधर टी का दैट इज -1 माइनस ये दैट इज इक्वल टू -2, -1 माइनस ए दैट इज इक्वल टू -2। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करके हमें ये फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये की वैल्यू ये इक्वेशन से, ये होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा सेकंड और ये होगा थर्ड इक्वेशन से हमें ये की वैल्यू क्या मिलती है, देखते हैं। थर्ड इक्वेशन से हमें ये की वैल्यू क्या मिल रही है, थर्ड इक्वेशन से हमें ये की वैल्यू मिलेगी, यहां पे होगा माइनस ए दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 1, यानी -1, यानी माइनस ए दैट इज इक्वल टू -1, देयरफॉर ये इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। उसके बाद हमें बी की वैल्यू निकालना है। ओके, अब ये जो रहेगा ये यहां पे देखो ये कितना होगा, -a प्लस बी, और ये 1 इधर जाने के बाद 0 हो जाएगा, यानी यहां पे क्या मिलेगा, -a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, -a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे अगर 1 अगर सब्स्टिट्यूट की तो हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू -1 प्लस b दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 1, b की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। उसके बाद c के लिए, c का जो फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू अगर हमने 1 अगर सब्स्टिट्यूट अगर की दैट इज 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इक्वल टू 0। अब ये जो डायमेंशनल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है, ये डायमेंशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू ये अगर इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, fv दैट इज इक्वल टू kv, यानी वेलोसिटी है, और ईटा का यानी ये का ईटा टू दी पावर 1 आया है। उसके बाद r टू दी पावर 1 आया है और रो टू दी पावर 0 आया है, दैट इज रो टू दी पावर 0, यानी जो विस्कस जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और ये जो k है, ये k
के की वैल्यू जो स्टोक्स ने जो कैलकुलेट की थी एम्पेरिकली कांस्टेंट के फाउंड बाय द स्टोक्स, इट इज इक्वल टू 6 पाई। जैसा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 2 पाई थी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वैसे ही यहां पे के की जो वैल्यू है जो स्टोक्स ने जो फाउंड की थी वो है 6 पाई, यानी 6 पाई उसके बाद एन का पावर ईटा, सॉरी ईटा है, एन नहीं ईटा है, ईटा का पावर 1, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आर और उसके बाद ये भी, उसके बाद ये भी, दैट इज एफ वी, दैट इज इक्वल टू एफ वी दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। और यही स्टोक फॉर्मूला हम स्टोक्स लॉ में क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, दैट इज विस्कस फोर्स। Viscous force, that is the opposing force, is directly proportional to velocity of the sphere. When the sphere falling through the viscous medium, then viscous force directly proportional to velocity of that sphere through the viscous medium. उसके बाद रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमने क्या शो किया है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्वेश्चन आ सकता है, इज इट द विस्कस फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम? तो इससे आपका आंसर क्या होगा, नो, विस्कस फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर से पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा हमने शो किया है कि जो विस्कस फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, शो दैट viscous force does not depends upon the density of the medium or nature of the liquid। तो आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट। ये जो वीडियो है, ये वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है 11th स्टैंडर्ड का, वो 11th स्टैंडर्ड के डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी ये जो वीडियो है, ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए हमारा आप टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।